Hello my dear students, welcome back again in another video. So first of all I welcome to all of you in your favorite YouTube channel The Physics Time. So good morning, good evening, good afternoon, जिस भी टाइम आप मेरे को देख रहे हो उसी टाइम के लिए. So let's start today's topic. आज का टॉपिक क्या है अपना? आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन, यस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े आपने? हाँ, हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ी कि ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं. ठीक है ना. सो इनकी इम्पोर्टेंस अगर वहाँ पे पढ़ते तो थोड़ी सी वीडियो, मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो लेंथ ज़्यादा न हो, इसके लिए सेकेंड वीडियो बना दी हमने. इम्पोर्टेंस देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ सबसे पहले पढ़ते हैं हम. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी, इफ़ ए बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी. इफ़ ए बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, वो चलती ही रहेगी. ठीक है ना. कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन ये लगाई, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. जब तक उस बॉडी के ऊपर कोई बाह्य बल, बाह्य फोर्स अप्लाई न हो. अगर कोई बॉडी, सीधे सीधे हम ये समझते हैं कि कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी. ठीक है. अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी. हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस समझनी है आपने. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देखिए. इसकी इम्पोर्टेंस कैसे समझें हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए अगर आप एक बाइक को या कोई स्कूटर है या कोई गाड़ी है जिसको आप रोड पे जाते हुए देख रहे हो, तो वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आप सीधे सीधे किस कंक्लूजन पर पहुंचते हो? आप सीधे सीधे सोचते हो कि उसको चलाने वाला कौन है, वो मोशन में है, अगर उसका रीजन क्या है, तो आप सीधे सीधे ये सोचते हो कि वो जो गाड़ी है उसका इंजन, बाइक का इंजन या स्कूटर जो है उसका इंजन उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वो चल रही है. सीधे सीधे आप इस कंक्लूजन पर पहुंचते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है. चीज़ें समझ में. अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है कि आप हर बार ऐसा सोचो, इट इज़ नॉट नेसेसरी. अगर कोई बॉडी, कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे क्या हो, फोर्स हो. हाँ, यही तो इम्पोर्टेंस है इसकी. भाई कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई बॉडी शुरू से चलती आ रही है तो वो चलती रहेगी. ये बताता है ये फर्स्ट लॉ. ठीक है ना. भाई ये एक रीजनेबल सी थिंकिंग होती है हमारे कि जब हम स्कूटर को जाते हुए देखते हैं, किसी कार, गाड़ी, बाइक को जाते हुए देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उसका इंजन फोर्स लगा रहा है. अगर वो इंजन बंद कर देते हैं तो हम रुक जाते हैं. हम यही देखते हैं ना कुछ दूर जाके. तो वहाँ पे हमारी थिंकिंग जो है रीजनेबल है, हमारे लिए सही है उस टाइम पे सोचना ये. लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है. न्यूटन जो कहता है, न्यूटन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे क्या हो, फोर्स. कंडीशन क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई बॉडी. कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो ज़रूरी नहीं क्या है उसके पीछे फोर्स. फिर से मैं आपको बता दूँ इसका एग्जाम्पल. अगर आप पूछो कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल देखो, आप सोचो कि सन के अराउंड जो भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो मूव कर ही रहे हैं शुरू से. अगर वो मूवमेंट में है, मोशन में है शुरू से, तो वो मोशन में ही रहेंगे. भाई चीज़ें समझ में. हाँ, तो प्लैनेट्स के चलने के पीछे जो मशीनरी थी उसको डिस्क्राइब करता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ. आप ये सोचो कि अगर वहाँ पे फ्रिक्शन लगे तो ही तो रुकेगी वो. फ्रिक्शन है नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तभी तो रुकेगा वो प्लेनेट. चीज़ें समझ में. तो प्लेनेटरी मोशन को कौन डिस्क्राइब करता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा. सीधी सीधी बात समझ में आई ना. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन कहूँगा मैं पहले ही बता देता हूँ इसके बारे में. न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, जो हमारे को फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों को एक्सप्लेन करके देता है. सो अब हम पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. क्या बताता है ये फॉर्मूला था अपना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज ऑफ मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हो? चेंज ऑफ मोमेंटम को आप डी या डेल्टा पी से आप डिनोट कर सकते हो. बड़ा चेंज है तो डेल्टा पी लिखोगे, स्मॉल चेंज है तो डी पी. ठीक है ना. मैं आपको बता देता हूँ, फॉर वेरी स्मॉल चेंज वी यूज डी पी बाई डी टी. ठीक है ना. फॉर ए बिग चेंज, एक थोड़े से बिगर चेंज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेल्टा पी. तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज के लिए मैंने आपको बताया था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम.
उसी से फॉर्मूला बनता है जा करके F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू एक्सेलरेशन। बताया था ना मैंने आपको। अगर आपको ये नहीं पता ये कैसे आया तो आप फर्स्ट वीडियो देखना लॉज ऑफ मोशन की। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, देख लेना। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला निकाला था F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों मैंने इसको कहा कि इट इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। यस, इट इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ, वास्तविक लॉ। रियल लॉ ऑफ मोशन है ये अपना। क्या बताता है ये बताता है कि अगर आप जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे किसी बॉडी के ऊपर, देखिए मास तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका जितना मास है उतना ही रहेगा, सीधी सीधी बात। तो अगर आप इसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं वहाँ पे, क्या है, एक्सेलरेशन। तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करना। तो आप सोच सकते हो कि अगर किसी बॉडी के ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ये बताता है। अब इसका एक और रिजल्ट निकलता है, अगर एक्सेलरेशन जीरो कहीं पे, क्योंकि हमारे को पता है फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो तो वहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, जीरो। तो ये फर्स्ट लॉ यहीं पे तो एक्सप्लेन हो जाता है। फर्स्ट लॉ यही तो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं है भाई, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो। प्रूव हो गया ना ये, कि जरूरी नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर क्या हो, फोर्स। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो। यही है अपना रियल लॉ ऑफ मोशन, जो हमारे को फर्स्ट लॉ भी एक्सप्लेन करता है, सेकंड लॉ भी और थर्ड लॉ भी। एक्शन रिएक्शन जो है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इसी से एक्शन रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं हमारे को। फर्स्ट लॉ जो है वो सेकंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर देता है, सेकंड को तो करता ही करता है अपने आप को, और थर्ड को भी एक्सप्लेन कर देता है। इसलिए हमने इसको क्या कहा, इट इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी पढ़ेंगे अभी। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्या बताता है ये हमारे को, ये बताता क्या है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक्सेलरेशन जीरो तो वहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, जीरो। सीधी सीधी बात हम सोचेंगे कि एक्सेलरेशन है, अगर कहीं पे एक्सेलरेशन है तो वहाँ पे क्या है, फोर्स। किसी बॉडी की स्पीड अगर बढ़ती जा रही है या कंटिन्यूसली घटती जा रही है तो हम वहाँ पे क्या मानेंगे, एक्सेलरेशन। तो वहाँ पे क्या माना जाएगा, फोर्स, ठीक है ना। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन कैसे समझे हम, एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कि आप देखो एक बॉल है, एक बॉल, क्रिकेट बॉल एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम। जब क्रिकेटर बैट से हिट करता है और हम उसको कैच करते हैं, ठीक है ना। हम उसको अगर कैच कर रहे हैं तो हम उसको ऐसे नहीं पकड़ते, हम उसको यहाँ से पकड़ते हैं और पीछे तक ऐसे लेके आते हैं। इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं, ये क्या है एक्चुअल में, ये बताता क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम उस बॉल को ऐसे पकड़ते हैं तो क्या होता है, और अगर ऐसे यहीं पे पकड़ लेते हैं तो क्या होता है। हम क्या करते हैं, जब वो हमारे हाथ से स्ट्राइक करेगी, ठीक है, जैसे हमारे हाथ से स्ट्राइक करेगी तो मोमेंटम में क्या होगा, चेंज। और मोमेंटम में चेंज जो है वो सडन होगा, एकदम से। एकदम से अगर मोमेंटम चेंज होगा, हाथ से स्ट्राइक करेगी तो फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा। देखो जितना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम, देखो टाइम क्या है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल टाइम, तो फोर्स क्या होगा, वेरी लार्ज। देखो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, जितना मोमेंटम चेंज होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, फोर्स। यहाँ पे उसका कुछ मोमेंटम था, बाल कुछ स्पीड से आ रही थी वो बॉल,
तो बॉल का कुछ मास था और उसकी क्या थी, वेलोसिटी, तो उसका क्या था, मोमेंटम। अगर हमने ऐसे पकड़ा उसको, वो ऐसे आ रही है और हमने ऐसे पकड़ा, तो वो क्या करेगी, एकदम से मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो जितना ज़्यादा मोमेंटम उतना ज़्यादा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स। एकदम से मोमेंटम को चेंज कर देंगे तो हमारे हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, इंजरी। इंजरी से बचने के लिए जो भी प्लेयर आप देखो कैचिंग करते हुए, वो ऐसे पीछे बॉल को ऐसे पीछे की ओर लेके जाते हैं, चीज़ें समझ में, ताकि क्या बढ़ा दें, टाइम। अगर हमने टाइम को बढ़ा दिया, देखो आप, ये न्यूमरेटर में नहीं है, ये डिनोमिनेटर में है। ये अगर टाइम को आप बढ़ा देते हो तो वैल्यू कितनी आएगी फोर्स की, उतनी छोटी होती चली जाएगी, चीज़ ऐसा उनमें। और हम टाइम को ही बढ़ाते हैं ताकि जो फोर्स है उसका इम्पैक्ट क्या हो, कम हो, चीज़ ऐसा उनमें। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। दूसरा एग्जांपल क्या देखते हो आप, जो बाइक्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनमें शॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। शॉकर क्यों प्रोवाइड करते हैं, सोचो आप, जैसे आप गड्ढे में गिरे, ये गड्ढा आया, गड्ढे में आप गिरे, बहुत तेज स्पीड से आप चल रहे हो, गड्ढे में गिरोगे, तुरंत गिरोगे, ठीक है ना, तुरंत गिरे आप, तो आपका टाइम क्या था, बहुत छोटा। बहुत छोटे टाइम के लिए एकदम से आप गड्ढे में गिरोगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्योंकि आप सोच लेना, हमेशा सोचना आप, dt को बढ़ाना है हमने, टाइम को बढ़ाना है, या आप यहाँ पे सोचो हमने t को बढ़ाना है। अगर इस t को बढ़ाओगे आप तो वैल्यू क्या आएगी, लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, छोटी, चीज़ है समझ में। तो हम क्या कर देते हैं, हम इसको बढ़ा देते हैं, हम इसको बढ़ा देते हैं तो लगने वाला फोर्स अपने आप क्या हो जाता है, कम। तो हमारी इतनी इंजरी नहीं होती। अगर हम बाइक को या कार को चला रहे हैं और वो अगर गड्ढे में गिरती भी है तो क्या होता है, हमारे ऊपर इम्पैक्ट कम हो, हमारी कोई इंजरी ना हो, इसके लिए हम शॉकर्स का यूज़ करते हैं। अब आप देखो, शॉकर जो है वो एकदम से जो है वो गिरने नहीं देगा हमारे को। शॉकर पहले खुद ऐसे होगा, क्या हो जाएगा, टाइम इंक्रीज कर देगा। गड्ढे में आप अगर 0.1 सेकंड में गिरने वाले थे तो ये आपका टाइम और बढ़ा देगा, 0.1 सेकंड से 0.25, कुछ भी आप समझिए, ऐसे आपका टाइम बढ़ा देगा कि आप 0.1 सेकंड में गिरने वाले थे 0.1 सेकंड में, तो आपका टाइम इंक्रीज कर देगा। यही बात है कि हम dt को अगर इंक्रीज कर दें तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम, चीज़ है समझ में। अब इसके दूसरी एप्लीकेशंस क्या है, ये आप देखते हो कि ग्लास की जो पैकिंग आती है, हमारे घर पे जो ग्लासेस होते हैं, चाय पीने वाले समझो आप, जो भी हैं ग्लासेस या जो कप होते हैं चीनी मिट्टी के, उनकी पैकिंग जो होती है वो आपने देखी हुई है। उनकी पैकिंग में उनके बीच में क्या भरा जाता है, न्यूज़पेपर या कुछ और ऐसा डाला जाता है कि वो टूटे नहीं। जब हम उनको किसी व्हीकल में लेके आ रहे होंगे तो वो आपस में स्ट्राइक करेंगे, आपस में अगर स्ट्राइक करेंगे तो टूट जाएंगे, चीज़ है समझ में, ऐसे हिलेंगे और वो टूट जाएंगे। हम क्या करते हैं कि हम जो है उनके जो एक्चुअल में इंटरेक्शन का जो टाइम है वो बढ़ाते हैं। देखो अगर सीधा ऐसे बढ़ेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, dt बहुत छोटा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। तो हम क्या कर देते हैं, बाहर उसके चारों ओर न्यूज़पेपर की रैपिंग करते हैं, न्यूज़पेपर लगा देंगे या कुछ और ऐसी चीज़ लगा देंगे कि वो बढ़ने का जो टाइम है उनका वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। अगर टाइम देखो ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, वो न्यूज़पेपर अगर है तो न्यूज़पेपर एकदम से उनको टच में नहीं आने देगा एक दूसरे के, और वो ऐसे खुल के ऐसे बंद होगा। न्यूज़पेपर से क्या बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है न्यूज़पेपर लगाने से, तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम। और कांच, हमारे जो ग्लास के कांच हैं वो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, प्रोटेक्ट करते हैं हम ऐसे, ठीक है। इससे बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी बहुत सारे यूजेज हैं न्यूटन सेकंड लॉ के। न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जैसे आप प्लेयर देखो, कोई भी लॉन्ग जंप, हाई जंप के जो प्लेयर आप देखते हो, लॉन्ग जंप जब करते हैं तो एक सीमेंटेड फ्लोर नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, रेत वगैरह होती है, ठीक है ना, या फिर गद्दे लगाए जाएंगे, सीधी बात है। वो गद्दे या रेत वगैरह होने का कारण क्या है, वहाँ पे जब आप भाग के जब आप हाई जंप करते हो तो अगर आप एकदम से ग्राउंड पे स्ट्राइक किए, एकदम से आप स्ट्राइक किए तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो आपके चोट लगेगी पैरों में, ठीक है ना। तो उस इंजरी से बचने के लिए हम बालू, रेत या फिर गद्दे वगैरह लगाते हैं, ताकि आप जब उस पर गिरो तो आपके गिरने का टाइम क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाए। अगर टाइम बढ़ जाएगा तो लगने वाला फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आप चोट से बच जाओगे, सीधी बात है, चीज़ें समझ में। सो
ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सेकंड लॉ हमारे को ये एक्सप्लेन करके देता है, ठीक है ना। अब थर्ड लॉ के बारे में पढ़ते हैं हम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। सो एक्शन रिएक्शन इज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हमेशा याद रखना, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं होता। हमने पीछे पढ़ा भी था कि एक्शन करने वाला कोई और होगा और रिएक्शन करने वाली बॉडी कोई और होगी, ठीक है ना। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑलवेज ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, याद रखना। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, उसके वेट के कारण क्या है, उसने क्या लगाया? एक्शन। अब ग्राउंड ने उसको संभाल लिया तो उस ग्राउंड ने उसके ऊपर क्या किया? रिएक्ट किया, रिएक्शन बोला हमने उसको। सो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है ना। बहुत ईजी लो है थर्ड लो, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। हम क्या देखते हैं कि एक्शन रिएक्शन बेसिस पे बहुत सारे फिनोमेना ऐसे होते हैं जो एक्शन रिएक्शन के कारण होते हैं। जैसे रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, सबसे पहला मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, ठीक है। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, इसका मतलब क्या है कि जब आप बंदूक चलाते हो तो पीछे की तरफ क्या करती है, हमारे को एक झटका देती है, जर्क, पीछे की तरफ एक जर्क लगाती है, झटका मारती है, तो उसकी वेलोसिटी होती है पीछे की तरफ, तो वो रिकॉइल वेलोसिटी बोली जाती है गन की। पीछे की तरफ जो वेलोसिटी है, हम ऐसे बंदूक लेके गोली चला रहे हैं, हमने ऐसे बटन दबाया तो गोली आगे की तरफ, बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और हमारी गन पीछे की तरफ एक जर्क हमारे को प्रोवाइड करती है, झटका मारती है। तो हमने क्या बोला उसको? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, या फिर हमने क्या कहा? रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। वहाँ पे क्या है? एक्शन और रिएक्शन। बंदूक ने गोली के ऊपर क्या किया? हिट, ठीक है ना। और गोली जो है वो यहाँ पे, जो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, यहाँ पे होता क्या है बुलेट के अंदर, बुलेट जो है वो फटती है, उसका बारूद फटता है, यहाँ पे हिट करते हैं बुलेट के पीछे, तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, बुलेट आगे की तरफ जाती है और वो जो बुलेट है, बुलेट रिएक्ट करती है किसके ऊपर? गन के ऊपर। देखो गन ने क्या किया? एक्शन, और बुलेट ने क्या किया? रिएक्शन। तो वो एक्शन और रिएक्शन पेयर बनता है वहाँ पे, इसलिए हम इसको थर्ड लॉ की एप्लीकेशन में शामिल करते हैं, थर्ड लॉ। अब दूसरी एप्लीकेशन क्या है? दूसरी एप्लीकेशन ये है कि जो हमारे रॉकेट्स हैं, रॉकेट आपने देखा होगा, रॉकेट क्या करता है? रॉकेट देखो दिखाई दे रहा है आपको, रॉकेट नीचे की तरफ जो है गैसेज को एग्जॉस्ट करता है। रॉकेट कैसे चलता है, सोचा आपने कभी? रॉकेट की गैसेज नीचे की तरफ फोर्स लगाती हैं, रॉकेट की गैसेज बहुत तेज़ स्पीड से नीचे की तरफ, बहुत तेज़ वेलोसिटी से भागती हैं। तो ये क्या करती हैं? एक्शन, एयर के ऊपर, जो एयर है यहाँ पे उसके ऊपर क्या किया इन्होंने? एक्शन, और वापस में इसको क्या क्या मिला? रिएक्शन। तो ये रॉकेट जो है बहुत तेज़ स्पीड से, जितनी तेज़ स्पीड से गैसेज निकलेंगे उतनी तेज़ स्पीड से ये ऊपर की तरफ उड़ता चला जाता है। या जो जेट एरोप्लेन्स, आपने जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अभी हम इनको कंजर्वेशन में भी शामिल करेंगे आगे, जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व कैसे रहता है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाता है, ठीक है ना। तो रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, या फिर जो रॉकेट है, रॉकेट प्रोपल्शन समझ लीजिए आप, वहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर माना जाएगा। अभी मैंने आपको बताया जब रॉकेट उड़ता है तो उसको क्या बोला गया? रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें प्रोपलेट होती हैं, जेट एरोप्लेन है चाहे अपना, ठीक है, वो प्रोपलेट होती हैं, क्यों? एक्शन और रिएक्शन के कारण। पीछे की तरफ वो हवा को फेंकते हैं, जेट एरोप्लेन जो पंखे से पीछे की तरफ हवा को फेंकेंगे, वो एक्शन करेंगे और एयर जो है उनको पुश करेंगे आगे की तरफ। ये एक्शन और रिएक्शन पेयर ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम किसको पढ़ेंगे? अगले वीडियो में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना।